ठीक है। डॉक्टर यूज करते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। इसका मतलब होता है फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट और सेम पॉइंट। ऐसे फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं जिनका पॉइंट ऑफ ऑपरेशन सेम है, किस पॉइंट पर उनको अप्लाई किया गया वो सेम। तो फोर्सेस which are operating at the same point are said to be concurrent forces। अब इनकी इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? कॉन्करेंट मतलब जैसे मैं डायग्राम में दिखा दूं आपको, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रहा है, इसी पर ये फोर्स लग रहा है, इसी पर ये फोर्स लग रहा है, कितने भी फोर्सेस हो सकते हैं। If these are operating at the same point, तो क्या कह सकते हो आप? These are concurrent forces। अब जो इक्विलिब्रियम वर्ड यूज किया गया, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ जाए। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, मतलब रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इज जीरो। रिजल्टिंग एक्सेलरेशन भी जीरो। तब आप कहते हो कि क्या आ रही है इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों बातों को फ्यूज करिए कि इक्विलिब्रियम और कॉन्करेंट फोर्सेस, दोनों कंसेप्ट को फ्यूज करिए कि एक ही पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और कोई ऑब्जेक्ट उनके ज्वाइंट ऑपरेशन में इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, जबकि उन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ जाए? जीरो। यहाँ जो टर्म आप यूज कर रहे हो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, उसका मतलब ये होता है एक ही पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ दोस फोर्सेस। इस बात का मतलब ये है कि किसी एक ही पॉइंट पर दो तीन चार कितने ही फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, बट फाइनली ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर देयर ज्वाइंट ऑपरेशन। तो जनरली इसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन फोर्सेस का एग्जांपल दिया जाता है, क्योंकि दो में तो ऑब्वियसली की बैटरी पैरेलल ही हो। ठीक है, जैसे मान लो आप एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और थर्ड फोर्स इन दोनों के रिजल्टेंट के अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। तो सपोज ये फोर्स F1 है, ये F2 है और ये F3। तो कोई ऑब्जेक्ट के ज्वाइंट ऑपरेशन में इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इनका रिजल्टेंट जीरो है। तो किसी दो का रिजल्टेंट तीसरे को कैंसिल करे। देखिए, ये देख सकते हो, दो का रिजल्टेंट तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट आ जाए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, हम इसको कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तीसरे फोर्स को कैंसिल करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट will be in equilibrium if resultant force is zero। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब आप अपने डायग्राम से देख सकते हैं कि किसी दो का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट। रिजल्टेंट ऑफ F1 and F2 is simply cancelling the F3। तो डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए और न्यूमेरिकली बराबर होना चाहिए। तो फाइनली क्या नतीजा निकला कि F1 प्लस F2 प्लस F3 का सम कितना आ गया? जीरो। क्लियर? अब ये जो चीज आप लिख रहे हो, अब इसको वेक्टोरियली समझें। अगर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे को कैंसिल कर रहा है, हमने पढ़ा है वेक्टर्स में कि तीन फोर्सेस या तीन वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर जीरो आए देन दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर आप इन फोर्सेस को ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो कि एक फोर्स ऐसा होगा कि F1 हो गया, दूसरा फोर्स ऐसा होना चाहिए कि ये F2 हो गया। ठीक है, और तीसरा फोर्स F3 ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल नेक टू नेक ये मैच करना चाहिए, तभी ये पॉसिबल। मीन्स इफ ऑब्जेक्ट is in equilibrium under the action of three concurrent forces, then those three forces can be represented by three consecutive sides of any triangle।
आप अपनी बात को ऐसा भी कह सकते हैं, if object is in equilibrium under the action of three forces, then these three forces can be represented by three consecutive sides of triangle. Three consecutive sides of triangle. If object is in equilibrium under the action of three forces, तीन forces अगर आपने लिए, then these three forces can be represented by three consecutive sides of triangle in same order. ठीक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बट कॉन्करेंट फोर्सेस में कहीं नहीं कहा गया कि हम तीन फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स यहाँ 4 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे। इसका जनरल स्टेटमेंट क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, ये इसका जनरल स्टेटमेंट। नंबर ऑफ फोर्सेस, कितने भी फोर्सेस, इनकी ज्वाइंट ऑपरेशन में अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देन दीज फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, अब यहाँ 3 हट गया, बाय कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ, क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ polygon taken in same order. Taken in same order. Clear? तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस हुई। अब पर्टिकुलरली तीन फोर्सेस के लिए एक लेमिस थ्योरम होता है। अगर ये फोर्सेस 3 होते तो उनके लिए एक पर्टिकुलर थ्योरम होती है, इसको कहा जाता है लेमिस थ्योरम। हो सकता है वो आपके स्कूल में कराया जाए, ना भी कराया जाए, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी पॉइंट पर 3 ऑपरेटिंग फोर्सेस हैं, ठीक है, 3 ऑपरेटिंग फोर्सेस है, सपोज हम इसको P, Q and R से शो करते हैं। A point is being acted upon by 3 forces P, Q and R and is in equilibrium. मान लो कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0. If any object is in equilibrium under the joint operation of these three forces, और मान लो P के सामने जो एंगल बन रहा है ये अल्फा, दिस एंगल बिटवीन Q and R is अल्फा, और Q के अपोजिट जो एंगल बन रहा है सपोज दिस इज बीटा, और R के अपोजिट जो एंगल बन रहा है सपोज दिस इज गामा। क्या कहता है थ्योरम, if any object is in equilibrium under the action of three concurrent forces, then अगर तीन फोर्सेस की ज्वाइंट ऑपरेशन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, then each force is proportional to the sine of ये angle। आपने वेक्टर्स में भी बताया था। ये प्रूफ बताया था क्या इसका? प्रूफ तो नहीं, बट ये बताया था आपने उसमें, स्टेटमेंट बताया था। अच्छा चलिए प्रूफ भी बता देता हूँ। प्रूफ भी, हाँ हो सकता है वेक्टर बताया हो आपको। स्टेटमेंट ये कह रहा है आपको कि ईच फोर्स, मतलब जो P है
P प्रोपोर्शनेट होना चाहिए साइन ऑफ अल्फा की, Q प्रोपोर्शनेट होना चाहिए साइन ऑफ बीटा की, और R प्रोपोर्शनेट होना चाहिए साइन ऑफ गामा की। इसका मतलब ये निकलेगा, अगर आप P को रेशियो करते हो साइन अल्फा और Q को साइन बीटा और R को साइन गामा, ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हो, क्योंकि अगर P साइन अल्फा के प्रोपोर्शनेट है, इसका मतलब P by sin alpha is a constant, Q by cos sin beta is a constant and R by sin gamma is constant। तो constant तीनों केस में क्या आएगा, सेम, ये वैल्यू बराबर आएगी। तो ये पहले पढ़ भी चुके हो आप, तो भी मैं इसको एक बार इसका प्रूफ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका प्रूफ कैसे दिया जाएगा, आपने क्या करना पड़ेगा, अगर ये फोर्सेस प्रोपोर्शनेट है या इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब कि these forces can be represented by 3 consecutive sides of triangle taken in same order। तो आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिससे ये तीनों फोर्सेस जिसमें यूज हो रहे होंगे, जैसे ये हमने पहला फोर्स लिया P, दूसरा फोर्स ले लिया Q। सर इसका स्टेटमेंट फिर से बता दीजिए प्लीज। हाँ, इसका स्टेटमेंट ये था, इफ 3 फोर्सेस और 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, या आप कहेंगे 3 फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट और एट द सेम पॉइंट, ठीक है, if any object is in equilibrium under the joint action of 3 concurrent forces, then each force is proportionate to the sine of angle between other two। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि जो Q और R के बीच का एंगल है वो इस डायग्राम में कहाँ पर है, Q को आगे एक्सटेंड करें, ये Q, तो Q की डायरेक्शन और R की डायरेक्शन के बीच का ये एंगल कितना है, अल्फा। इसी तरह से R एंड P, इसको R को एक्सटेंड कर दें, R की डायरेक्शन एंड P की डायरेक्शन एंगल इज बीटा। क्लियर, P की डायरेक्शन को एक्सटेंड करें, तो डायरेक्शन ऑफ P डायरेक्शन ऑफ Q एंगल कितना है, गामा। क्लियर, अब अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना है, दिस इज 180 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना है, 180 माइनस बीटा, और ये एंगल कितना है, 180 माइनस गामा। क्लियर, नो कंफ्यूजन अप टू दिस। अब क्या करिए, इसमें कहीं पर भी ए बी सी मान लीजिए, जैसे जहां पर एंगल अल्फा आ रहा है, अल्फा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, आप इसके सामने वाले पॉइंट को चूज कर लो ए। बीटा कहाँ पर आ रहा है, बीटा ये एंगल आ रहा है, इसके सामने वाले को मानिए बी। और गामा कहाँ आ रहा है, जस्ट अ मिनट, इसी पोजीशन पर ले लो, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको पी क्यू आर बस करेक्ट मानना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई सपोज इन पॉइंट्स को ए बी एंड सी मान लेते हैं, इसको सी मान लिया हमने कि ये पॉइंट ए, ये बी है, ये सी। ठीक है, एक्चुअली बी सी, करेक्ट नोटेशन यूज करो, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग। जैसे ये कितना है, ये बी पी है ना, ये पी है, आप इसको क्या करिए, सर एक्स आप वाई एक्चुअली जेड ले लीजिए। हाँ कुछ भी, एक्चुअली आपको क्या होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो पी क्यू आर ले रहा हूँ ना, ये ऐसे लिए जाते हैं कि इसके सामने एंगल अल्फा है, इसके सामने बीटा आना चाहिए और इसके सामने गामा, और साइड से ऐसी लेते हो आपकी, जो पी होगा, पी जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड अगर आप जो ट्राइंगल ले रहे हो, जैसे आपने ट्राइंगल एबीसी लिया, तो ये बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा होना चाहिए, जो क्यू आ रहा है मतलब ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा होना चाहिए, साइक्लिकली मैच करना चाहिए, और आर ले रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होना चाहिए, ए बी। अब आप चेक कर लो, आर रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ये बी है, ये ए है और ये सी। देखिए, क्लियर, इस ट्राइंगल में पहले क्या लगाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, क्या चीज करेक्ट, नोटेशन कुछ भी मान लोगे आप तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, जानते हो। ठीक है ना, ये रूल हमको पता है। ये क्या कहता है कि ईच साइड इज प्रोपोर्शनेट टू द साइन ऑफ एंगल इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो साइन ए है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन 180 माइनस अल्फा, इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, बीसी।
तो BC का साइन 180 माइनस अल्फा से रेशियो ये बराबर होना चाहिए। BC के बाद क्या ले लीजिए, BC के बाद ले लीजिए CA के सामने आ रहा है साइन 180 माइनस बीटा और CA के बाद ले लीजिए AB, यहाँ आना चाहिए 180 माइनस बीटा। ये साइन रूल कह रहा है कि चीज। अब ये जानते हो आप कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा करेक्ट। तो साइन 180 माइनस अल्फा को हटा के हमने साइन अल्फा ले लिया, यहाँ CA इसको लिख लिया हमने साइन बीटा और इसको लिख लिया हमने AB अपॉन साइन गामा। बट आप जो ट्रायंगल बना रहे हो इसमें वर्टेक्स साइड BC रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर P। इसका मतलब है कि आप जो ट्रायंगल शो कर रहे हो इसमें BC जो साइड आपने बनाई है ये वेक्टर P को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इसकी लंबाई P के प्रोपोर्शनेट है, P के बराबर है नहीं कह सकते। जैसे हम कहते हैं कि P जो है वेक्टर एक फोर्स है 5 न्यूटन का, तो आपने इस साइड की लंबाई 5 सेंटीमीटर रखी होगी, प्रोपोर्शनेट होगी। ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि BC का P वेक्टर के मॉडुलस से रेशियो, CA का वेक्टर Q के मॉडुलस से रेशियो और इसी तरह से AB का वेक्टर R के मॉडुलस से रेशियो, ये तीनों बराबर होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2, इन दोनों को फ्यूज करिए। इन दोनों से कहा जा सकता है कि P वेक्टर के मॉडुलस का साइन अल्फा से रेशियो, Q वेक्टर के मॉडुलस का साइन बीटा से रेशियो और R वेक्टर के मॉडुलस का साइन गामा से रेशियो, ये तीनों बराबर हों। ये स्टेटमेंट आ चुका है, ये कहलाता है लेबनिज थ्योरम। क्लियर है? वेक्टर के साथ हमने बताया था और उसमें थ्रेड्स वाली प्रॉब्लम भी आपको बताई थी, तो वो यहाँ फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, वैसे भी एडिशनल टॉपिक है, हो सकता है आपके स्कूल में ना भी कराया जाए, बट हमने डिस्कस कर दिया। अब फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग फ्रिक्शन। बट इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हमें हाँ देखने को मिलेगी, हाँ, लेकिन इसको ना भी लगाओ तो भी वो सवाल सॉल्व हो। क्योंकि अपन आप इसको कंपोनेंट्स तो नहीं, करते ही है। हाँ हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन दिस कि ये पता नहीं तो सवाल नहीं बनेगा आपका, ऐसा नहीं। जो सवाल इससे कर सकते हो आप वो कंपोनेंट्स निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है ना? इसको ये यूज सब करना है कंपोनेंट से ज्यादा समझ में आता है। ज्यादा। उसमें क्या होगा, 3 से ज्यादा भी फोर्सेस, मान लो 5 फोर्सेस लगे तो लेबनिज थ्योरम तो नहीं लगेगी, लेकिन कंपोनेंट यस की मेथड तो 5 फोर्सेस पे भी लगेगी, 4 पे भी लगेगी। तो वो बेटर टेक्निक होती है कि आप कंपोनेंट्स पर जाओ वेक्टर मेथड से, ठीक है ना? पर्टिकुलरली 3 के लिए काम कर जाता है, कुछ जगह सवाल आपको आसान लगेगा वही, है ना? बट वो जो हमने आप लोग को शीट दिया है उसको आप लोग ट्राई करना एक बार, उसके बाद 2-3 दिन बाद में उसको पूरा डिस्कस भी कर दूंगा। यस सर। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर किसी एक सॉलिड सरफेस पर आपने दूसरी सॉलिड चीज को प्लेस किया, इफ इट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट अपना वेट लगाता है सरफेस पर और बदले में सरफेस एक रिएक्शन देती है इंतजार, और इस बीच में इन सरफेसेस के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। बट अगर आप बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देन देयर इज टेंडेंसी सो दैट वन ऑब्जेक्ट में स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस बात की एक टेंडेंसी प्रोड्यूस है। और फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। तो फ्रिक्शन तुरंत क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कर देगा। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? पहली चीज कि दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है। कब एक्ट करता है? व्हेनेवर देयर इज टेंडेंसी टू मूव और इफ देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, तभी ऐसा हो। तो ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर चल रहा हो या चलने की कोशिश कर रहा हो, तभी ये फोर्स एक्शन में आएगा। एंड फोर्स का टाइप क्या है? दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है? बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस।
दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में ऑपरेट करेगा। फोर्स का टाइप क्या है? दिस इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने को जीरो से किसी एक मैक्सिमम फोर्स तक ले जाएगा, ठीक है, एंड इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस। सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट में आने वाली सरफेसेस उनका नेचर क्या है ये उस पर डिपेंड करता है, एंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में है वो क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। इन दो चीज पे डिपेंड करेगा। और कैसा होता है सेल्फ एडजस्टिंग, वो कहाँ काम करता है? बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस। कब ऐड करता है? whenever one object slides over the surface of सर other। सर सरफेसेस का सॉलिड होना जरूरी है? जो सॉलिड सरफेसेस नहीं है उनकी जो फोर्स का विस्कोसिटी कहते हैं। यस फ्रिक्शन का जो काउंटर पार्ट फ्लूइड्स में होता है दैट इज विस्कोसिटी, वो फ्रिक्शन नहीं कहलाता, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स कब लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स कब लग रहा है? whenever one object slides over the surface of another। or is having tendency to do that। एक ऑब्जेक्ट दूसरे की सरफेस पर चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है, तब ऐसा। whenever one object slides over the surface of other or it is having tendency to do that, तभी ये फोर्स पिक्चर में आएगा। अब ये फोर्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से वेरी करता है, तो इसका एक प्लॉट आपको एक आइडिया देगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का बिहेवियर किस तरह से होता है। हमने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है एक्सटर्नल फोर्स और वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सक्यूज मी सर, ये सर रिलेटिव मोशन अपोज करने का मतलब है कि मतलब अगर दो अगर जब लेकिन एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तब भी वो एक्सटर्नल फोर्स अपोज करेगा, एक्सटर्नल मोशन अपोज करेगा। हाँ, तब भी एक्सटर्नल ए, फोर्स अपोज करेगा, लेकिन वैल्यू बढ़ा नहीं पाएगा। तो जैसे दो सॉलिड चीजें कांटेक्ट में है और आपने कहा कि आपने एक फोर्स 10 न्यूटन का लगाया और अभी फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी कितने का है? 10 न्यूटन। ये बढ़ नहीं सकता, पीक वैल्यू पर आ गया। आपने कहा नहीं, इस फोर्स को हम 20 न्यूटन का लगा, तो ये 10 पे बना रहा लेकिन वो 20 हो गया, तो अपोजिशन का भी दे रहा है, तो लेकिन सर हमने वैल्यू वो बढ़ा नहीं। रिलेटिव सर वो तब तक रिलेटिव मोशन अपोज मतलब कर पाएगा, मतलब दो बॉडीज को साथ हाँ, में कब तक रख पाएगा? रिलेटिव मोशन अपोज करने का मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड करना चाहिए। दो चीजें साथ साथ चली जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगी। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने दूसरी चीज रख दी, ये चीजें साथ में चली जा रही है, इनके बीच में रिलेटिवली मोशन नहीं हो रही, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स उस समय नहीं लग रहा है। जब एक चीज दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी तब ये फोर्स पिक्चर में आएगा। सर इसलिए अगर आप दोनों स्लाइड कर रही हो तो? दोनों स्लाइड करने का मतलब क्या है? रिलेटिव मोशन है। जब भी सरफेसेस के बीच में जैसे आप ऑब्जेक्ट जो प्लेस करोगे, रिलेटिव मोशन से मतलब ये है जैसे कि ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, इसको आपने किसी टेबल पर प्लेस किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसका एक पॉइंट इसके एक पॉइंट के कांटेक्ट में है और इसका ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में है। अब चाहे आप ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को चलाओ चाहे नीचे वाले को, अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में गैप क्रिएट करोगे तो उसको पोजीशन मिलेगी, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर के चले चाहे नीचे के। बात है जैसे टेबल पर कोई बुक रखी, आपको हम बुक को स्लाइड करेंगे, आप रिलेटिव मोशन ही प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आपको बुक वही रहने दो, हम टेबल को खिसकाएंगे तो भी रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ। इन दोनों ही केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इसलिए आप टर्म यूज करते हो whenever there is tendency of relative motion between the surfaces in contact, frictional force will be produced।
बिकॉज Yes? बुक में लिखा है कि उसमें जब हम ट्रेन जब चलती है तो उसके साथ हमारे फीट इसलिए चलते हैं बिकॉज उसमें फ्रिक्शनल फोर्स होती है तो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, वरना हम जो आर बैक वुड हिट द बैक ऑफ द बस, ऐसा कुछ में लिखा था। वो स्यूडो फोर्स है, वो जो चीज है वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। ट्रेन पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेन पर आपने एक सीट अटैच कर रखी है, वो चीजें फिक्स है, कनेक्टेड चीजें हैं। उसमें जो फोर्स आप एक्सपीरियंस करते हो कि ट्रेन आगे चली और आपकी बॉडी ने पीछे फोर्स एक्सपीरियंस किया, ये फ्रिक्शन से नहीं आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है स्यूडो फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, बिकॉज यू आर नहीं सिटिंग इन। सर, जो हमारे फीट ट्रेन के साथ मूव करते हैं उसमें। हाँ, सीट जो ट्रेन के साथ मूव कर रही है। फीट, हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, फीट। हाँ, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑब्वियसली दैट इज इन कांटेक्ट विद सीट, तो उस पर तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। वहां फ्रिक्शन फोर्स आएगा जहां पर दो सर्फेसेस कांटेक्ट में आई, और जैसे ट्रेन आगे चली तो आपकी बॉडी कहाँ जाएगी? पीछे। तो आप जस्ट इमेजिन कि आप एक सीट पे बैठे हुए, ठीक है, या आप सीट पर एक बुक रख दीजिए या कोई एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो ट्रेन जैसे ही आगे एक्सेलरेट होगी, बुक कहाँ जाएगी? जो मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि आप ट्रेन में एक बॉल रख दीजिए या कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, तो ट्रेन जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, वो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? पीछे। क्यों पीछे। जाएगा पीछे? उसके पीछे जाने के पीछे जो रीजन है, ये मान लो सपोज हम इसी को समझ लेते हैं, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन, इसमें एक एक्सेलरेशन ए दिया, तो जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है इस पर एक सर एक्सेलरेशन वो रेस्ट में था, वो जब वो एक्सेलरेट करेगी तो बैकवर्ड जाएगा ना। बैकवर्ड जाएगा। जैसे ही बैकवर्ड गया तो दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में मूव करने की टेंडेंसी आई, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन आगे लगेगा, पीछे नहीं लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पीछे फिसलने की टेंडेंसी रख रहा है ना। इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ नीडेड है? फॉरवर्ड। दिस इज द केस। क्लियर? कुल मिला के सभी जगह जब तक रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं होगी, फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आएगा। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी बने। यस सर। क्लियर? यस अब सर। देखिए कि जो फोर्सेस का बिहेवियर है वो कैसा है, कि जो आप पढ़ते हो कि हम जितना फोर्स आगे लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही लगता है। उस चीज को डिपिक्ट करता हुआ एक डायग्राम है कि एफ एक्सटर्नल और फ्रिक्शनल फोर्स को हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये डायग्राम, ये डायग्राम ऐसा है कि आप फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। ये 45 डिग्री पर जाती हुई एक लाइन हो, जैसे जैसे फ्रिक्शनल एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शनल भी बढ़ा, दोनों की वैल्यूज परफेक्टली सेम। जो आप कहोगे कि एफ एक्सटर्नल 13 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना आएगा? 13 न्यूटन ही आएगा। बढ़ाते बढ़ाते एक स्टेज जबकि जस्ट चलने वाली, मोशन स्टार्ट करने वाली, वहां पर आकर के क्या होगा कि ये ग्राफ नॉन लीनियर वेरिएशन दिखाएगा और ये ग्राफ ड्रॉप कर जाएगा, ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिरेगा और इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा। मतलब जैसे ही चीज चलना शुरू कर देती है, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेता है, ये फिर चेंज नहीं होता, बट चलने और रुके रहने के बीच में एक नॉन लीनियर वेरिएशन होता है, और इसका जो पीक पॉइंट है इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जब पीक पर फोर्स लग रहा है, और इसके बाद जो कॉन्स्टेंटली सर एक तो पीक पीक पॉइंट से ही कांस्टेंट क्यों नहीं हो जाता सर? सर नहीं, मतलब थोड़ा पीक तो नीचे हट क्यों रहा गिरता है? है। उसके पीछे रीजन बताता हूँ अभी आपको, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या रीजन है। बट बिहेवियर इनिशियली है कि जितना हमने फोर्स अप्लाई किया उतना ही फ्रिक्शन लगा, और ये बराबर बना रहा अप टू सम पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद एक नॉन लीनियर पार्ट आया, ग्राफ का पीक आया, ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इसके बाद ये वैल्यू ड्रॉप कर। अब आपका सवाल है कि सर क्यों हो? आप पहले इस ग्राफ का एनालिसिस बता दूं कि ये वो पॉइंट है जहां तक मोशन स्टार्ट नहीं हुई। इसके पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मोशन स्टार्ट होने के बाद जो फोर्स लग रहा है इसको कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और जो पीक पॉइंट है वहां पर जो ऑपरेटिंग फोर्स है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको कहते हैं लिमिटिंग। अब बात है कि सर क्यों होता है, इसको समझाने के लिए दो डिफरेंट थ्योरीज दी गई। दो थ्योरीज दी गई, एक थ्योरी कहलाती है, इस बात का जो एक्सप्लेनेशन था उसमें दो चीज आती है। पहली चीज आती है ओल्ड थ्योरी, ओल्ड थ्योरी।
ओल्ड थ्योरी मानती है कि जो सरफेसेस हैं इनमें इरेगुलरिटीज होती है, कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, इस तरह के प्रोजेक्शंस ऑब्जेक्ट में निकले हुए होते हैं और ये दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं। जिस दूसरे ऑब्जेक्ट पर रख रहे हो आप उसमें भी इरेगुलरिटीज हैं, ये प्रोजेक्शंस इस तरह से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इनमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। तो जो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं, जिसको हम मोटे तौर पे देखते हैं, हमको लगता है कि सरफेसेस स्मूथ हैं, एक्चुअली सरफेसेस में इरेगुलरिटीज होती हैं। एक सरफेस के ऊपर जब दूसरी सरफेस रखते हो आपको कुछ इस तरह का ट्रेंड बनता है। मतलब ओल्ड थ्योरी क्या कंसेप्ट मानती है कि सरफेसेस possess irregularities। कंसेप्ट ये है surfaces possess irregularities and whenever one object is placed over the surface of other, these irregularities are interlocked and some force is needed to break the interlocking. And that force is called frictional force. अब आपका सवाल ये था जो पीक पॉइंट आया था वहां पर आकर के वैल्यू फिक्स क्यों नहीं हो जाती, ड्रॉप क्यों आ जाता, यही सवाल था ना। यस सर। मैंने फोर्स देखा, फोर्स पहले बढ़ता गया, उसके बाद फोर्स ड्रॉप कर गया, क्यों कम हो गया फोर्स। देखिए अब इसको माइनर लेवल पर पहले देखते हैं कि क्या होता है, समझते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर प्लेस किया, जो सरफेस थी सरफेस में इस तरह की इरेगुलरिटी,